लोकसभा और राज्यसभा की संसदीय कार्रवाई शुरू हो चुकी है। संसद के मॉनसून सत्र का आखिरी 48 घंटा। लाइव तस्वीरें आपके सामने। ठाकुर जी, लेकिन ये सकते हैं अगर ये लोग विचारों में अभिव्यक्त होना चाहिए और इसलिए समय समय में मैंने सभी दलों के नेताओं से चर्चा की, विचार विमर्श किया, व्यक्तिगत भी की, सामूहिक भी की। मेरा आज फिर आपसे आग्रह है कि आज अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस भी है और विश्व स्तर पर भारत के युवाओं ने शिक्षा, विज्ञान, अंतरिक्ष, विज्ञान, टेक्नोलॉजी, उद्यमिता, कई क्षेत्रों के अंदर विशेष पहचान बनाई है। आज उनका सामर्थ्य के कारण भारत का नाम दुनिया में भारत का नाम हो रहा है। देश का युवा भी चाहता है कि उनके विषयों पर चर्चा हो, छात्रों पर चर्चा हो। सरकार ने भी सहमति दे दी है, गृह मंत्री जी भी अपने वक्तव्य को देने को तैयार हैं। चर्चा हो, अन्य मुद्दों पर भी चर्चा होगी। सत्ता पक्ष और प्रतिपक्ष दोनों सहमति बनाएं, विचारों को विमर्श करें। लोकतंत्र में आपस में सहमति बनती है। मेरा आप सबसे आग्रह, पुनः आग्रह, निवेदन है, देश की भावनाओं को समझना चाहिए। देश चाहता है संसद चले, संवाद हो, चर्चा हो और इसकी प्रतिष्ठा बनाने की जिम्मेदारी भी सामूहिक सबकी है। मेरा आपसे आग्रह रहता है हमेशा कि संसद की प्रतिष्ठा को मत गिरने दो। मतभेद हो सकते हैं लेकिन संसद की प्रतिष्ठा को इस तरीके से तख्तियां, नारेबाजी से गिरना उचित नहीं है। आप सब वरिष्ठ नेता हैं, देश का नेतृत्व करते हैं। बालू जी, आप सीनियर लीडर हैं, मैं आपको अपने विचारों को व्यक्त करने का अवसर दूंगा। मेरा मत है कि प्रश्नकाल चलने दें। प्रश्नकाल के बाद आपको अपने विचारों को अभिव्यक्त करने का अवसर पर्याप्त दूंगा। प्रश्नकाल में चलने दें। आप तख्तियां लेकर सदन पे बैठे अपनी अपनी सीट पे विराजें। आप सदन नहीं चलाना चाहते, मेरे बार बार आग्रह करने के बाद भी आप सदन में गतिरोध कर रहे हैं, ये लोकतंत्र के लिए उचित नहीं है। सदन की कार्रवाई आज 2 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। तो लोकसभा की कार्यवाही एक बार फिर से स्थगित हो गई है। ये आखिरी 2 दिन है और आखिरी 2 दिन में भी गतिरोध सदन के अंदर बना हुआ है। लोकसभा की कार्यवाही 4 मिनट चल पाई। बार बार स्पीकर की तरफ से समझाया गया कि गतिरोध खत्म करना होगा। लोकतंत्र में विचार विमर्श करना होता है, सहमति बनानी होती है, सहमति बनानी होगी, चर्चा करनी होगी, छात्रों के मुद्दे पर भी चर्चा होगी, लेकिन इसके लिए हंगामा खत्म करना होगा, तख्तियां लहराना बंद करना होगा। लेकिन जब स्पीकर की बात विपक्ष ने नहीं मानी, लगातार हंगामा होता रहा, तो भारी हंगामे को देखते हुए लोकसभा की कार्यवाही को दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। संसद का मॉनसून सत्र अपने आखिरी मुकाम पर है। मॉनसून सत्र का आखिरी 2 दिन बाकी है। 13 अगस्त को मॉनसून सत्र खत्म होने से पहले विपक्ष और सरकार के बीच जारी टकराव में कोई राहत नहीं है। आज भी संसद में भारी हंगामे के आसार जो थे वही तस्वीर दिखाई भी दी। संसद भवन के बाहर भी बीजेपी और विपक्ष ने अलग अलग प्रदर्शन किया। विपक्षी सांसदों ने जहां गृह मंत्री सदन में आकर जवाब दो के नारे लगाए, तो बीजेपी के सांसदों ने एक बार फिर झारखंड में छात्रों पर हुए लाठीचार्ज के मुद्दे पर प्रदर्शन किया। राहुल गांधी के खिलाफ नारेबाजी की। कल भी इसी मुद्दे पर विपक्ष और एनडीए ने लगभग एक ही समय पर प्रदर्शन किया था। इस दौरान सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने आ गए थे। टकराव की स्थिति भी पैदा हुई थी। आज अभी तक टकराव तो नहीं दिखाई दिया है, लेकिन कोई भी पक्ष पीछे हटने को तैयार नहीं दिख रहा है। जांच कराना होगा। झारखंड के छात्रों के साथ हुए अन्याय के विरोध में सीबीआई जांच कराना होगा। सीबीआई जांच कराना होगा। राहुल गांधी हाय
गांधी हाय हाय। तो आप हंगामे की तस्वीर लगातार देख रहे हैं। एक तरफ सत्ता पक्ष के सांसद हैं जो लगातार राहुल गांधी के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। झारखंड में छात्रों के साथ जो सुलूक हेमंत सोरेन सरकार ने किया है, उस सुलूक के खिलाफ ये प्रदर्शन किया जा रहा है। सीबीआई जांच करानी होगी कि नारेबाजी जो सांसद हैं वो कर रहे हैं, सत्ता पक्ष के सांसद कर रहे हैं, तो वहीं विपक्ष के सांसद भी प्रदर्शन कर रहे हैं, विपक्ष के सांसद भी नारेबाजी कर रहे हैं। विपक्ष के सांसद ये कह रहे हैं गृह मंत्री अमित शाह को सदन में आना होगा, जवाब देना होगा। हालांकि सरकार ये कह रही है कि गृह मंत्री चर्चा के लिए तैयार हैं, जवाब देने के लिए तैयार हैं, लेकिन विपक्ष को अपना ये हठीला रवैया छोड़ना होगा। ये हंगामेदार तस्वीर खत्म करनी होगी, तभी जाकर संसद के अंदर चर्चा हो पाएगी। ये आखिरी 2 दिन है और इन आखिरी 2 दिनों में भी ऐसा लग रहा है कि चर्चा का कोई रास्ता निकलता हुआ नजर नहीं आ रहा है, समाधान निकलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। और इसी डेडलॉक के बीच ये जो मॉनसून सत्र है वो हंगामे की भेंट चढ़ता हुआ नजर आ रहा है। एनडीए के सांसद प्रदर्शन कर रहे हैं तो वहीं विपक्षी सांसद भी प्रदर्शन कर रहे हैं। स्पीच प्रियंका गांधी ने सरकार पर अटैक किया है और कहा कि क्या सरकार जवाबदेह नहीं है, क्या सरकार की जवाबदेही नहीं है। छात्रों पर पैलेट गन चलाते हो, क्या हम लोग चुपचाप बस बैठे रहें? सोचते हैं कौन रिस्पॉन्सिबल है इसके लिए। जब हजारों छात्र इकट्ठे होते हैं, उनकी एक मांग है, आप उन पे लाठी बरसाते हो, आप उन पे पैलेट गन चलाते हो, बिहार में उन पे AK-47 चलाते हो, तो आप जवाबदेह नहीं हो जनता के प्रति? तो हम चुप बैठे बस। इधर निशिकांत दुबे ने भी राहुल गांधी के ऊपर जोरदार अटैक किया। झारखंड का भ्रष्टाचार दिखाई नहीं दे रहा, निशिकांत ने पूछा। सीबीआई जांच क्यों नहीं करा रही है सोरेन सरकार? जांच मुख्य सचिव तक जाएगी, क्या इस बात का डर है? क्या कहा उन्होंने, आइए आपको सुनाते हैं। दिल्ली का छात्र अलग है और झारखंड का, हम यदि पिछड़े क्षेत्र के हैं, यदि वो अमीर क्षेत्र के हैं, अमीर पार्टी के नेता है मल्लिकार्जुन खड़गे साहब, तो उनको झारखंड का पिछड़ापन नहीं दिखाई देता है, गरीबी नहीं दिखाई देता है, भ्रष्टाचार नहीं दिखाई देता है। उनको तो डूब मरना चाहिए। डूब मरने वाली स्थिति है मल्लिकार्जुन खड़गे जी और राहुल गांधी जी की, कि जिस तरह से झारखंड के बच्चे रोड पर हैं, सड़कों पर हैं, और जिस तरह से रांची का DC, SP, वहां के DGP, वहां के चीफ सेक्रेटरी जिस तरह से व्यवहार कर रहे हैं, इसका निरंकुश तो मैंने तानाशाह कभी देखा ही नहीं। धर्मेंद्र जो मुख्य आरोपी है, वो वहां के जो सबसे शीर्षस्थ पदाधिकारी हैं झारखंड के, उनके घर से पकड़ाया। सीबीआई जांच क्यों नहीं देना चाहते हैं? क्योंकि धर्मेंद्र जो पकड़ाया है वो वहां के शीर्षस्थ अधिकारी के घर से पकड़ाया है, उनका कंप्यूटर ऑपरेटर है। उनको पता है कि यदि जांच बढ़ेगी तो ये जांच हेमंत सोरेन से लेके वहां के मुख्य सचिव तक जाएगी, इसलिए ये सारी समस्याएं चल रही हैं। और उनको जो है माफी भी मांगनी चाहिए, सरकार से समर्थन वापस लेना चाहिए और उनको ये दिखाना चाहिए कि वो छात्र हितों के साथ हैं। वहीं संसद में जारी डेडलॉक के बीच बड़ी खबर यह है कि FCRA बिल पर सरकार झुकी है। सरकार आज FCRA बिल को JPC के पास भेजने का प्रस्ताव रख सकती है। हालांकि FCRA बिल को लेकर विपक्ष में भी फूट पड़ गई है। कांग्रेस जहां इस बिल को पूरी तरह से वापस लेने की मांग कर रही है, तो वहीं TMC, DMK और BJD इसे ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में भेजना चाहते हैं। ये बिल पिछले साल मार्च में लोकसभा में पेश किया गया था, लेकिन उस वक्त भी भारी विरोध को देखते हुए सरकार ने इसे ठंडे बस्ते में डाल दिया था। DMK और NCP के रुख के बाद सरकार इसे ठंडे बस्ते में डालने के लिए तैयार है, ताकि परिसीमन बिल पर इन विपक्षी दलों का सहयोग मिल सके। सरकार इसके जरिए डेडलॉक खत्म करने की कोशिश कर रही है, लेकिन कांग्रेस के तेवर अभी भी तीखे हैं। तो FCRA संशोधन बिल को लेकर अब चर्चा यह है कि सरकार इसे JPC में भेजने के लिए तैयार है और यहां पर भी एक डिवाइड दिखाई दे रहा है विपक्षी दलों के बीच में। कांग्रेस पार्टी इस मुद्दे पर भी अलग होती हुई दिखाई दे रही है। अब ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये भी पार्लियामेंट परिसर की है, जहां पर एक बार फिर से चढ़ावा चोरी का मुद्दा समाजवादी पार्टी के लिए सबसे बड़ा मुद्दा है। यही बात समाजवादी पार्टी के सांसद एक बार फिर से एक और नाटक का मंचन यहां पर करते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक बार फिर से दान पेटी रख दी गई है, समाजवादी पार्टी के सांसद यहां दिखाई दे रहे हैं और बोरी में क्या भरकर लाए हैं ये तो ये सांसद ही जाने।
आप जानते हैं उत्तर प्रदेश में आगामी साल में चुनाव है और चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी के हाथ में जो सबसे बड़ा मुद्दा है वो अयोध्या के राम मंदिर में हुई चढ़ावा चोरी का मुद्दा है। वो अलग बात है, इस पर एसआईटी पहले से ही जांच कर रही है, आरोपी सलाखों के घेरे में है और इस पर जितने कदम उठाने चाहिए कानूनी तौर पर या फिर ट्रस्ट के लेवल पर भी वो कदम उठाए जा चुके हैं। लेकिन इस बीच एक और बड़ा बयान अखिलेश यादव की तरफ से आया। एफसीआरए बिल को लेकर अखिलेश यादव ने सवाल पूछा कि आखिर ये बिल क्यों आ रहा है, माइनॉरिटी को दबाने के लिए क्या ये बिल लेकर आया जा रहा है। एयरपोर्ट पर पानी भर गया, एयरपोर्ट और देश चलाने में समानता, यानी कि एयरपोर्ट में पानी और देश में भी जो परिस्थितियां पैदा हो रही हैं, इसे लेकर अखिलेश यादव ने तंज कसा। क्या कहा उन्होंने वो भी आपको सुनाते हैं। क्यों लाना चाहते हैं? केवल माइनॉरिटी को दबाने के लिए, केवल अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए। जनतंत्र बने, कल्याणकारी योजनाएं बने। आप एयरपोर्ट बना रहे हो, पानी भर गया उसमें, एक्सप्रेसवे बना रहे हो, गड्ढे हो रहे हैं आपके पास, आप क्या कर रहे हो? हवाई जहाज उड़ा रहे हैं और प्रदेश चलाने वाले में हमारे कुछ समानता दिखाई दे रही है। भाई आज खबर क्या मिली है कि प्लेन उड़ाने में जो रिपोर्ट आई है क्या सुनने को मिल रहा है, और हमें लगता है प्रदेश चलाने वाले में और प्लेन चलाने में कुछ समानता दिखाई दे रही है। इस वक्त की एक और बड़ी खबर आपको बता दें, अतीक अहमद के बेटे अबान अहमद की मौत से जुड़ी हुई खबर है। झांसी में हुए कार हादसे का एक वीडियो सामने आया है जिसे देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि हादसा कितना भयावह था। वीडियो में साफ दिखाई दे रहा है कैसे अबान अहमद की क्रेटा कार अचानक अनियंत्रित होकर डिवाइडर से जा टकराती है। टक्कर इतनी भीषण थी कि कार कई फीट हवा में उछल गई। 6 अगस्त को हुए इस हादसे में अबान अहमद और ड्राइवर की मौत हो गई थी। हादसे का ये पूरा वीडियो आपके सामने, आप देखिए कार कितनी तेज रफ्तार थी और अचानक से कार डिवाइडर से टकराती है और फिर हवा में उछल जाती है और इस कार के परखच्चे उड़ जाते हैं। इस सड़क हादसे में अतीक के बेटे अबान अहमद और ड्राइवर की मौके पर ही मौत हो गई थी। ये वीडियो पीछे चल रही एक कार के डैशबोर्ड कैमरे में कैद हो गया है, रिकॉर्ड हो गया है और इसी को देखकर समझा जा सकता है कि कार की स्पीड बहुत तेज रही होगी। देखते ही देखते कार में बैठे ड्राइवर ने कार से नियंत्रण खोया, ये कार अनियंत्रित हुई, डिवाइडर से टकराई, स्पीड तेज थी इसलिए कार हवा में उछल गई और फिर उसके बाद जाकर नीचे गिरी। और जैसे ही हवा में उछली है वैसे आप देखिए जो आगे वाला हिस्सा है गाड़ी का वो चकनाचूर हो जाता है और इसी में ड्राइवर और अबान की मौत हो जाती है। पीछे जो 2 लोग बैठे थे वो भी गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं। अबान अहमद की मौत उस वक्त हुई थी जब झांसी जेल में बंद अपने भाई से अबान मिलने के लिए जा रहा था। इसी दौरान गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है और अबान की इसमें जान चली जाती है। अब वो वीडियो भी सामने आ गया है जिसे देखकर पता चल रहा है कि गाड़ी की रफ्तार कितनी तेज थी और यह हादसा कितना भीषण था, यह हादसा कितना भयावह था। टक्कर लगते ही गाड़ी की हालत कैसी हो गई है ये आप देखिए। चंद सेकंड्स में इस गाड़ी का आगे वाला हिस्सा चकनाचूर हो जाता है और इसमें अबान अहमद की मौत हो जाती है। 6 अगस्त को ये कार हादसा हुआ था, ये दुर्घटना हुई थी, झांसी रोड पर हुई थी क्योंकि झांसी जेल में अतीक अहमद का जो दूसरा बेटा है वो बंद है और उसी से मुलाकात करने के लिए अबान अहमद जा रहा था, अपने भाई से मुलाकात करने के लिए जा रहा था और इसी दौरान ये गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त होती है, गाड़ी के परखच्चे उड़ते हैं और अबान अहमद की इस हादसे में मौत हो जाती है। एक बार फिर से इस तस्वीर को बड़ा गौर से देखें। गाड़ी बहुत तेज गति से आगे बढ़ रही है और सड़क पर आगे एक ट्रक जाती हुई दिखाई दे रही है और इसी ट्रक को फिर क्रॉस करते हुए गाड़ी आगे बढ़ जाती है और जब ये गाड़ी क्रॉस करेगी तभी से समझ में आने लगता है कि गाड़ी का संतुलन बिगड़ रहा है और वो धीरे धीरे अपने बाईं तरफ जाती जा रही है। गाड़ी धीरे धीरे इस गाड़ी को ओवरटेक करते हुए आगे बढ़ी। ओवरटेक करने के बाद फिर वो बाईं तरफ मुड़ती हुई जा रही है और जैसे ही बाईं तरफ और मुड़ी, संतुलन जा चुका था, डिवाइडर से जोर से गाड़ी टकराई, कई फीट ऊपर तक उछली और आगे का हिस्सा उसका पूरी तरह डैमेज हो गया। जाहिर है तस्वीर बता रही है कि आगे बैठने वाला व्यक्ति, चाहे वो ड्राइवर हो या को ड्राइवर सीट हो, उसका बचना नामुमकिन ही था और वही हुआ भी। हादसे में अबान और उसके एक और साथी की जान चली गई इस हादसे में और पीछे जो 2 और उनके दोस्त बैठे हुए थे वो भी बहुत गंभीर रूप से घायल हुए थे। उनके बारे में भी और थोड़ी अपडेट ले लेते हैं। विशाल प्रताप सिंह हमारे सहयोगी इस खबर पर जुड़ गए हैं। विशाल, ये वीडियो बताता है कि गाड़ी पर से तो संतुलन पूरी तरीके से अबान का जा चुका था क्योंकि ओवरटेक करने के साथ साथ गाड़ी लगातार अपनी बाईं तरफ होती चली जा रही थी और फिर वहां पर डिवाइडर से जाकर टकराई।
मीनाक्षी, ये जो वीडियो है जिस पूरे एक्सीडेंट का, वो ये बिल्कुल साफ कर देता है कि उस वक्त जिस वक्त अबान की मौत हुई अतीक अहमद के छोटे बेटे की, उस वक्त का जो सीक्वेंस ऑफ इवेंट था वो झांसी में किस तरीके का था। किसी भी तरीके की वहां पर बारिश नहीं हो रही थी, किसी भी तरीके की फाउल प्ले जैसी बात जो शुरुआत से पुलिस बोल रही है, चश्मदीद बोल रहे हैं और गाड़ी में बैठे हुए दूसरे युवक बोल रहे थे कि किसी भी तरीके का फाउल प्ले नहीं है, तो कम से कम इस वीडियो में ये बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है। लेकिन एक जो चीज़ वो बिल्कुल स्पष्ट और भी होती है वो ये होती है कि गाड़ी जिससे एक्सीडेंट होता है अबान का और उसके दोस्त की, जिसमें जान चली जाती है, गाड़ी की स्पीड बहुत ज़्यादा थी, लगभग 120 के करीब स्पीड बताई जा रही है। और यह भी बताया जा रहा है कि जिस वक्त गाड़ी ट्रक को टेक ओवर करती है, दूसरी गाड़ियों को टेक ओवर करके आगे बढ़ती है, उसका जो नियंत्रण होता है वो कम से कम मौके पर कम से कम पूरी तरीके से अनियंत्रित होते हुए गाड़ी नजर आ रही है। और इसी वजह से गाड़ी अपनी राइट साइड से होते हुए एकाएक लेफ्ट टर्न में जाना शुरू होती है। और जो डिवाइडर वहां पर मौजूद होता है, डिवाइडर से जैसे ही गाड़ी टकराती है, गाड़ी के परखच्चे उड़ जाते हैं और उसके बाद जैसा कि हुआ, अतीक अहमद के छोटे बेटे अमान और उसके साथी की मौके पर ही मौत हो जाती है, क्योंकि गाड़ी का जो अगला हिस्सा होता है वो पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो जाता है। और गाड़ी के ठीक पीछे जो दूसरी गाड़ी चल रही होती है, उसके डैशबोर्ड का जो कैमरा होता है तफाकन, वो कैमरा उस वक्त ऑन होता है। और उसके बाद जो गाड़ी का मालिक है वो इस पूरे वीडियो को सोशल मीडिया पर डालता है, जिसके बाद झांसी पुलिस ने इस पूरे वीडियो की पुष्टि की और ये बताया है कि सीक्वेंस ऑफ इवेंट ये उसी गाड़ी का है जिससे अबान की मौत हुई है। मीनाक्षी जी, बहुत शुक्रिया विशाल आपका इस पूरी जानकारी के लिए। वाकई में बहुत ही भयानक टक्कर थी, इसके बाद किसी का भी बच पाना किसी करिश्मे से कम नहीं होता और इसलिए दोनों लोगों की जान चली गई जो ड्राइवर और को ड्राइवर सीट पर बैठे हुए थे। अब सीधा आपको राज्यसभा लिए चलते हैं जहां जबरदस्त हंगामा हो रहा है। थैंक यू सर। मैं पंजाब दी आन बान ते शान शेरे पंजाब महाराजा I have already given my ruling है मुद्दा। If anybody wants to say anything, you can come to my chamber. Chairman साहब, anybody want to express their feelings, I am inviting every member to come to my chamber. दरिया सतलुज ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਰੋਪੜ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਹੈ। ਇਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੋ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਲਾਰਡ ਵਿਲੀਅਮ ਬੈਂਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸੰਧੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੂਟਨੀਤਿਕ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਇਹ ਵਿਰਾਸਤ ਜਿਹੜੀ ਰੋਪੜ ਵਿਖੇ ਸਥਿਤ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦਗਾਰ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ। ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ, ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਇੱਕ ਐਸੇ ਰਾਜਾ ਹੋਏ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ 38 ਸਾਲ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਭੂ ਸੱਤਾ ਸੰਪੂਰਨ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਰੱਖਿਆ ਔਰ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਰਹੇ ਨੇ ਮੁਗਲ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦਾ ਪਾਰ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕੇ ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਕਦਮ ਰੱਖ ਸਕੇ ਆ। ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ, ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮੁਗਲਾਂ ਦੁਆਰਾ ਲੁੱਟੀ ਹੋਈ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਿਆ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪਵਿੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਗੋਲਡ ਪੇਂਟ ਕੀਤਾ, ਸੋਨਾ ਚੜਾਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਖਾਲਸਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ, ਸ੍ਰੀ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ, ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੇਵਾ ਕਰਾਈ। ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ honorable member John Birtas, she is making allegation against one of the member. The Parliament House demands that both members should be heard. Both the members should be heard because honorable member John Birtas' statement has been put on record. So there is a request that the other member also should be allowed to make a point. Otherwise, only one side of the story will go. We are for the unity of the nation. We don't want any kind of discrimination, any kind of disparaging remarks. Only request is one side of the story should not go. The other members should be allowed to make a statement and record it so that our point of view also should be available before the House. Chairman of the House, Honorable Leader of the House, sir, whatever John Birtas has said, certainly we respect every attire of every state, and we respect, we don't call it lungi, it is dhoti, and we respect it.
and we don't subscribe to such statements. But at the same time, what Sushmita Dev has to say, that should be also brought on record. And so please allow Sushmita Dev to speak. The House will meet again at 2 p.m. today. राज्यसभा में जबरदस्त हंगामे की तस्वीर आपने देखी है। किरण रिजिजू संसदीय कार्य मंत्री जब बोलने के लिए खड़े हुए तब उन्होंने कहा कि सरकार हर मुद्दे पर चर्चा करने के लिए तैयार है, लेकिन धैर्य के साथ चर्चा होनी चाहिए, बातचीत और संवाद होना चाहिए। लेकिन उस वक्त भी तमाम विपक्षी सांसदों की ओर से लगातार हंगामा होता रहा। जेपी नड्डा भी खड़े हुए, उन्होंने भी कहा कि सुष्मिता देव कोई बात कहना चाहती हैं, उन्हें भी अपनी बात कहने का अवसर मिलना चाहिए। लेकिन लगातार चल रहे हंगामे के बीच राज्यसभा की कार्यवाही भी दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित करनी पड़ी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बात झारखंड की करेंगे, जहां छात्र आंदोलन लगातार जारी है। सोरेन सरकार ने लाठीचार्ज की, टीयर गैस, वाटर कैनन चलाने के बावजूद भी छात्र अपने आंदोलन पर डटे हुए हैं। इस बीच सोरेन सरकार की नई चाल भी सामने आई है। कल आधी रात के बाद रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में अचानक सरगर्मी बढ़ गई। रांची के डीएम पूरे लाव लश्कर के साथ स्टेडियम पहुंच गए। इस दौरान स्टेडियम के पास स्ट्रीट लाइट काट दी गई। रांची के डीसी के साथ साथ एसएसपी, एसपी सिटी और एडीएम जैसे बड़े अफसरों के पहुंचने से छात्रों में खलबली मच गई। ये अफवाह फैल गई कि पुलिस रात के अंधेरे में छात्रों के अनशन को जबरन खत्म कराने और टेंट उखाड़ने पहुंची है। इसके बाद बाकी प्रदर्शनकारी और बीजेपी नेता भी स्टेडियम पहुंचने लगे, लेकिन डीसी मंजुनाथ भजंत्री ने इन सारी आशंकाओं को खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि वो छात्रों के लिए किए गए इंतजाम देखने आए थे, लेकिन सवाल अपनी जगह पर बना हुआ है कि आखिर पुलिस और प्रशासन के अफसरों को इंतजाम देखने और छात्रों को समझाने के लिए रात में आने की जरूरत क्यों पड़ी। पहले रात के अंधेरे में छात्रों पर लाठीचार्ज किया गया और फिर रात के अंधेरे में ही ये जो अफसर हैं वो स्टेडियम पहुंचे, छात्रों के बीच में पहुंचे। एकाएक इन अफसरों के पहुंचने से अफवाह ये फैली कि कहीं ना कहीं कोई एक्शन ये सरकार लेने जा रही है। हालांकि बाद में इन अफसरों ने ही ये क्लियर किया कि हम तो छात्रों के लिए किए गए इंतजामों को देखने के लिए पहुंचे हैं। पुलिस और प्रशासन की टीम छात्रों से मुलाकात करने के बाद वापस लौट चुकी है, लेकिन छात्र स्टेडियम में ही हैं। जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में कल आधी रात के बाद क्या हुआ, बता रहे हैं हमारे संवाददाता अभय पराशर। के जयपाल मुंडा स्टेडियम में छात्र लगातार बैठे हुए हैं। साफ कहना है कि जब तक सरकार सारी मांगे नहीं मानेगी, ये लोग अपने आंदोलन को ऐसे ही जारी रखेंगे। आखिरकार देर रात क्या हुआ, देर रात डीसी, एसएसपी, एडीएम यहां पर क्यों पहुंचे, छात्रों के मन में इस तरीके का डर और सवाल क्यों आया कि ये जो आंदोलन है, ये जो टेंट लगा हुआ है छात्रों का, इसको रात को प्रशासन हटा सकता है। क्या रात में यहाँ पर बिजली चली गई थी, बिजली हटाई गई थी, ये तमाम सवाल छात्रों के मन में हैं। अभी सुबह सुबह की स्थिति हम आपको सीधा जयपाल मुंडा स्टेडियम से दिखा रहे हैं। छात्र जुटना शुरू हो गए हैं। यहाँ पर छात्रों का क्या कहना है, सीधा छात्रों से ही बात करके एक बार समझने की कोशिश करेंगे। सुबह सुबह छात्र जो है यहाँ पर बैठना शुरू हो गए हैं। क्या नाम है आपका? अनिकेत गौतम। रात में क्या हुआ था, पुलिस प्रशासन काफ़ी आया था, क्या स्थिति थी? पूरा दल बल के साथ आए थे। जब देखे कि हम लोग का तादाद कम है, सब इधर उधर घूम रहे थे, कोई अपने घर चला गया था, तो उस समय सारा स्ट्रीट लाइट ऑफ कर दिया गया था और पूरा एकदम फोर्स लेके आए थे अपना, ताकि ये करके। और जो एसपी थे वो घूम घूम के सारे बच्चे को, नहीं होता है कि स्लो पॉइजनिंग जो करते हैं, धीरे धीरे करके डरा रहे थे, नहीं स्लो वॉक कर रहे थे, बार बार सबसे बात कर रहे हैं, सीजीएल वाले को अलग कर रहे हैं, बोले सीजीएल वाले इधर आ जाओ, और जैसे और सबको मतलब नहीं कर रहा, डिवाइड एंड वो कर रहे थे, किसी तरह अलग अलग करके वो करके। एक बच्चे को शायद डिटेन भी करके लेके गए। वो बच्चा मतलब यहाँ का नहीं था, बोल रहे थे तुम मास्क लगाए हुए आजमगढ़ से क्यों आए हो यहाँ पे। ऑल्दो प्रोटेस्ट में तो जंतर मंतर पे भी कहाँ से बच्चे गए थे, कोई दिल्ली से, कोई बिहार से, कोई कहीं से आए थे, तो वैसे ही हाल यहाँ पे भी था। आपका क्या नाम है? नीतीश कुमार गुप्ता। रात में प्रशासन और पुलिस की टीम आई थी, क्या कह रही थी? वही बोल रहे थे, मतलब डिवाइड उन लोग का करने का पूरा प्लानिंग था। जेपीएससी वाला को बोल रहे थे कि आप लोग के मतलब पूरा डिमांड पूरा हो गया है, तो आप लोग क्यों है। तो हम ये सरकार से पूछना चाह रहे हैं कि जो जेएसएससी यहाँ पे दिया है वो जेपीएससी नहीं दिया है। हम जेएसएससी सीजीएल भी दिए हैं, जेपीएससी भी दिए हैं। जो जेपीएससी दिया है वो जेएसएससी सीजीएल भी दिया है। तो ऐसा थोड़ी है कि मतलब
कोई जेपीएससी दिया है तो जेएसएससी को सपोर्ट नहीं करेगा, और दोनों दिया तो नहीं यहाँ पे आ सकता है, नहीं बैठ सकता। जेएसएससी सीजेएल को लेकर जो आप लोगों की मांग थी कि उसको रद्द करना है, क्योंकि जेपीएससी पीटी को रद्द कर दिया, तो जेएसएससी सीजेएल को लेकर क्या चर्चा हो रही थी रात में? क्या स्टूडेंट से बातचीत के लिए कह रहे थे कि बातचीत करेगी सरकार? और प्रशासन अनशन तोड़ने को बोल रहे थे, वो जो उनको जो अनशन पे बैठे हैं उसको बोल रहे थे कि आप अनशन तोड़ दीजिए, कोई फ़ायदा नहीं है, स्टूडेंट आप लोग पढ़ाई कीजिए, टाइम वेस्ट मत कीजिए। मतलब उनके कहने का मतलब कि 17 दिन से हम लोग टाइम वेस्ट कर रहे हैं यहाँ पे, पढ़ाई करो जाके, यहाँ पे और कोई फ़ायदा नहीं है। आज 18वां दिन है शायद। है? लाइट कब से आई, कितनी देर के लिए लाइट गई थी रात में? नहीं, स्ट्रीट लाइट सारी ऑफ हो गई थी और प्रशासन कुछ 100 के आसपास में वहाँ चौराहे पे खड़ी थी, 200 प्रशासन इधर चौराहे पे खड़ी थी और बीच में इधर मेरे ख्याल से 50 या 60 लोग इधर आए थे। आधी रात के बाद अनशन वाली जगह डीएम और एसएसपी के पहुंचने के बाद आज बीजेपी नेता बाबूलाल मरांडी भी जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम पहुंच गए। मरांडी ने सवाल उठाया कि जब सरकार ने छात्रों से बातचीत के लिए 4 मंत्रियों की कमेटी बनाई है तो रात के अंधेरे में पुलिस के अधिकारी क्यों पहुंचे? बाबूलाल मरांडी ने रात को लाइट काटे जाने पर सवाल उठाया और कहा कि उन्हें सूचना मिली थी कि छात्रों पर लाठीचार्ज हो सकता है। वो बातचीत करने क्या है? बातचीत करने के लिए तो सरकार ने 4 मंत्रियों के टीम बना रखे हैं, फिर एसपी की क्या मतलब है? और लाइट को भी ऑफ कर दिया पूरे रोड में। यानी आप क्या चाहते हैं? ताकि लाइट ऑफ करके आप कहे कि लड़के नहीं है, कोई क्रिमिनल है, उनके ऊपर लाठीचार्ज करें। ये जानकारी मिली थी, ये सूचना मिली थी, यही करने के लिए। भाई सरकार ने जब मंत्रियों की डेलीगेशन बना दिया, टीम बना दिया, अगर रात में भी बात करना हो तो टीम आएगी, या बच्चों को बुलाना हो तो बुलाएगी। बच्चे लोग तो तैयार है। हमने देखा कि कभी भी बच्चों ने विरोध नहीं किया कि हम लोग बात करने से नहीं बात करेंगे, तो अभी कभी भी हमने नहीं देखा बच्चों की इस प्रकार की बयान। कल रात रांची के डीसी मंजूनाथ भजंत्री स्टेडियम पहुंचे। उनके साथ रांची के एसएसपी राकेश रंजन और एसपी सिटी पारस राणा मौजूद थे। साथ ही रांची के एडीएम भी पूरे दल बल के साथ पहुंचे थे। इससे अफवाह फैली कि मिडनाइट कोई बड़ा एक्शन होने वाला है। इस बारे में जब मीडिया ने डीसी से सवाल पूछा तो उन्होंने सारे आरोप खारिज कर दिए और कहा कि वो छात्रों से बात करने और उन्हें आश्वासन देने आए हैं। एक मिनट अभी सर तो बात अभी तो सारा फिर आप नहीं, ऐसे बच्चों से मिलने के लिए आए थे। क्या बताया जा रहा है बच्चों लोगों को? नहीं, बच्चों से मिलने के लिए आए थे, उनसे कि किसी तरह का कोई समस्या है तो नहीं है, तो बच्चे से मिले। ठीक, क्या आश्वासन दिया सर आपने? नहीं, हम लोग अभी आश्वासन कहाँ दे सकते, हम तो बच्चों से मिलने के लिए आए। ठीक है, और क्या हटाने की तैयारी है बच्चे से? आप बात करने आए थे? बच्चों से बात करने आए थे। ठीक है। और अभय पाराशर हमारे सहयोगी जुड़ गए ज्यादा जानकारी के साथ। अभय, कल रात को जो हुआ उसने तो छात्रों के भीतर हड़कंप पैदा कर दिया। एक अफवाह फैल गई कि छात्रों को जबरन हटाया जा सकता है। अभी की स्थिति क्या है? सरकार और छात्रों के बीच में बातचीत की कोई स्थिति बन रही है या किसी एक्शन की भी तैयारी नजर आती? देखिए प्राची, फिलहाल बातचीत की तो कोई स्थिति नजर नहीं आ रही है, क्योंकि सरकार ने छात्रों के डेलीगेशन से मिलने के लिए दोबारा कोई न्योता नहीं दिया है। सबसे पहले मैं आपको अभी की स्थिति दिखा दूं जिस मंच पर मैं मौजूद हूं। पहले मंच आप देख लीजिए। यहां पर जो भूख हड़ताल छात्र कर रहे हैं, जिनसे हमने बात भी की, पहले 4 छात्र थे, अब 2 छात्र रह गए हैं। दोनों की तबीयत जो है वो अभी नासाज है, क्योंकि आज इनका 9वां दिन है। ये बिना खाए पिए यहां पर अनशन कर रहे हैं। सामने आपको ये जनरेटर दिखाई दे रहा होगा, ये बहुत चर्चा में है जनरेटर, ब्लू कलर का जनरेटर, जो कि छात्रों का कहना है कि एसडीओ की तरफ से दिया गया था। एक छोटा जनरेटर यहां पर चल रहा है, लेकिन ये जनरेटर काम नहीं कर रहा है, इसको बदलने की बात है। छात्रों का यह भी कहना है कि लाइट हटाने की कोई मंशा हो सकती है। और ये सामने की स्थिति है, ये नीचे की तस्वीर है जहां पर कुछ छात्र अभी पहुंच गए हैं और दोपहर के बाद और भी ज्यादा छात्र आ जाएंगे। हालांकि लाइट वगैरह जो है अभी यहां पर जल रही है। लेकिन रात में क्या स्थिति यहां पर हुई थी? डीसी यहां पर पहुंचे, एसएसपी यहां पर पहुंचे और छात्रों का यह कहना है कि उनको यह लग रहा है कि अब छात्रों के इस आंदोलन को हटाने की तैयारी प्रशासन कर रहा है। क्या हुआ था रात में, छात्रों के मन में क्या सवाल है? जेपीएससी जेएसएससी रिफॉर्म मंच, जिसके अंडर में ये तमाम छात्र 19 दिन से यहां पर आंदोलन कर रहे हैं, उनके प्रवक्ता पीयूष कुमार सिंह हमारे साथ मौजूद हैं। पीयूष, रात में क्या स्थिति हुई थी? लगभग 11:30-12 बजे कौन कौन प्रशासनिक अधिकारी आए थे और क्या डर आप लोगों को है?
डीसी सर आए थे, एसपी सर आए थे, सिटी एसपी सर आए थे और एसडीओ सर भी थे। हम लोगों ने बात जब उनसे की, उन्होंने कहा कि हम छात्रों से वार्ता करने आए हुए हैं। तो छात्रों से वो बात भी कर रहे थे और देखना भी चाह रहे थे कि यहाँ छात्र हैं जेन्युइनली या कुछ असामाजिक तत्व घुसे हुए हैं। तो छात्रों का नाम नंबर वगैरह भी लिया जा रहा था। तो हम लोगों ने कहा कि सर हम लोगों को अपना नाम नंबर देने में किसी छात्र को कोई आपत्ति नहीं है, बस उन्हें किसी प्रकार से कोई परेशानी न किया जाए, बाद में फ़ोन करके डराया ना जाए, धमकाया ना जाए। उन्होंने सुनिश्चित किया कि नहीं, हम बस जानना चाह रहे हैं कि छात्र हैं या नहीं है। उसके बाद वो वार्ता करने लग गए, जेएसएससी के छात्रों से बात कर रहे थे, उनसे पूछ रहे थे कि आप कन्विंस कीजिए मुझे कि क्यों रद्द करना चाहिए जेएसएससी सीजीएल। इस प्रकार की बातें माननीय डीसी सर जो हैं वो बच्चों से कर रहे थे। ये बात जो आ रही थी कि रात में आप लोगों को ये डर था कि जहां मंच पर बैठे हैं, जो तिरपाल वगैरह लगा हुआ है, इसको हटाने की बात आप लोगों को लगी कि रात में आप लोगों को यहाँ से हटाया जा सकता है? रात 12 बजे के बाद इतनी भारी संख्या में पुलिस बल लेकर के वार्ता करने आने का क्या संदेश था, ये समझ में नहीं आ रहा है हम लोगों को। तो क्या मंशा है प्रशासन की, वह प्रशासन ही बता पाएगी बेहतर। हम संवैधानिक तरीके से शांतिपूर्वक अपना जो मांग है, जो प्रदर्शन कर रहे हैं, अब उसको हटाना है तो हम लोगों को बता भी दें। आप लोगों के डेलीगेशन से कोई बात हुई रात में? डीसी की, एसएसपी की कोई बातचीत हुई कि सरकार से आगे आप लोगों की बातचीत कब होगी? क्योंकि मांग तो अटक गई है आप लोगों की, जेएसएससी जो सीजीएल एग्ज़ाम है और सीबीआई की मांग है। क्या आगे कोई न्योता है, कोई मीटिंग सरकार से? ऑफिशियली हम लोगों के पास अभी तक ऐसा कोई भी न्योता या मैसेज नहीं आया है वार्ता के लिए। हम वार्ता के लिए ओपन हैं। हम लोगों ने डे 1 से यह कहा हुआ है कि संवाद से ही समस्या का समाधान होगा, पर अभी तक कोई वार्ता ना हम लोगों को जानकारी नहीं दी गई है। और बच्चों में डर तो बना हुआ है कि हो सकता है हम लोगों को जबरन यहाँ से हटा दिया जाए। आपके 2 छात्र जो यहाँ पर 4 छात्र भूख हड़ताल पर थे, पहले एक की तबीयत खराब हुई, अब हबीबा की भी तबीयत बिगड़ी है, उसको भी एडमिट कराया गया? जी, हबीबा भी एडमिट है सदर हॉस्पिटल में और कुछ छात्र और हो सकता है भूख हड़ताल पर बैठे हैं। जनरेटर को लेकर यहाँ पर अभी एक स्थिति थी इस तरह की कि जनरेटर यहाँ से जो एक बड़े वाला जनरेटर है उसको क्या हटाने की बात चल रही है? क्या लाइट अंदर की भी क्या काटने की कोशिश की गई है अंदर जहाँ आप लोग बैठे हुए हैं? कुछ तो बातें हैं, क्योंकि वो जनरेटर मुहैया कराया गया था हम लोगों को एसडीओ साहब के माध्यम से। अब अगर जनरेटर ले जाया जा रहा है तो अब क्या मंशा है वो तो प्रशासन ही बता पाएगी। आप लोग तैयार हैं? आप लोग अच्छा, आप लोग अब चाहते क्या हैं? एक बार तो मैं तस्वीरें प्राची एक बार और दिखा दूंगा। ये स्थिति अभी आप ग्राउंड की देख रहे हैं, जयपाल मुंडा स्टेडियम की, और छात्रों का ये कहना है कि उनको डर है कि रात को 12 साढ़े 12 बजे कौन सा वार्ता का समय है कि प्रशासन यहाँ पर बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स लेके एसएसपी और डीसी पहुंच गए, तो डर तो है। हालांकि प्रशासन ने कहा कि वो छात्रों से बातचीत करने के लिए आए और कन्विंस उन्हें किया जाएगी अब है। और रात के अंधेरे में अधिकारी पहुंचेंगे, वो भी तब जबकि तय डेलीगेशन में मंत्री शामिल हैं, उसमें अधिकारियों का कोई रोल नहीं है। तो डर पैदा होता है, जहन में सवाल भी खड़ा होता है कि आखिरकार प्रशासन की मंशा क्या है। शुक्रिया आपका है तमाम जानकारी के लिए। और अब खबर आपकी सेहत से जुड़ी हुई है। बेंगलुरु के होसकोटे इलाके में ग्रोसरी वेयरहाउस पर खाद्य सुरक्षा अधिकारियों ने छापेमारी की। फूड एंड सेफ्टी विभाग की छापेमारी में वेयरहाउस में गंदगी का अंबार दिखाई दिया। इसके साथ ही कहीं भी साफ सफाई बिल्कुल नहीं। फूड एंड सेफ्टी विभाग ने इंदिरा कैंटीन के 3 किचन की भी जांच की। खाद्य सुरक्षा विभाग ने वेयरहाउस की जांच के बाद कुछ तस्वीरें जारी की। इन तस्वीरों में खाने के पैकेट इधर उधर बिखरे हुए दिखाई दे रहे थे। सॉफ्ट ड्रिंक और दूध से बने हुए उत्पाद के डिब्बे भी अजीब तरीके से रखे हुए थे। जहां से खाने पीने के सामान रखे गए थे, वहां फर्श पर चारों तरफ गंदगी ही गंदगी दिखाई दे रही थी। खाद्य सुरक्षा विभाग की स्पेशल टीम ने बेंगलुरु की 3 इंदिरा कैंटीन की मेन किचन का भी निरीक्षण किया। इंस्पेक्शन के दौरान किचन और खाना बनाने वाली यूनिट्स में क्वालिटी, सुरक्षा, स्टोरेज, लेबलिंग और हैंडलिंग के तरीकों की जांच की गई। किचन में कई तरह की गड़बड़ियां सामने आई हैं, जिनमें नियम के अनुसार लेबलिंग ना होना, गलत ब्रांडिंग और खाना रखने संभालने में साफ सफाई की कमी शामिल थी। प्रशासन ने तीनों जगहों के फूड बिजनेस ऑपरेटर्स को नोटिस जारी किया है। इसके साथ ही इंदिरा कैंटीन के गोदाम को सील कर दिया गया है। अधिकारियों ने दाल, हल्दी पाउडर, तेल, गुड़, नमक, चीनी और खाने की दूसरी तैयार चीजों के सैंपल को भी जांच के लिए लैब में भेजा है।
तो ये बेंगलुरु की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। इंदिरा किचन में छापेमारी की गई है और जब छापेमारी की गई तो बहुत सारी गड़बड़ियां पाई गई हैं। सबसे पहली बात तो ये कि साफ सफाई का बिल्कुल भी इंतजाम नहीं किया गया था और इन हालातों को देखते हुए अब जो खाने पीने का सामान रखा गया था वो खाने पीने के सामान को लैब में टेस्टिंग के लिए भेजा गया है। ये वेयर हाउस की तस्वीर है जहां सामान रखा जाता है, जहां पर स्टोरेज किया जाता है सामान को, और वहां कितनी गंदगी है और किस तरीके से सामान को रखा गया है उसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि किस तरीके का खाना लोगों को परोसा जा रहा है और ये खाना कितना जहरीला हो सकता है, कितना नुकसानदायक हो सकता है और आपकी सेहत को कितना खराब कर सकता है। बेंगलुरु के साथ ही मध्य प्रदेश में भी मिलावटखोरों की खबर सामने आई है। भोपाल में खाद्य सुरक्षा विभाग ने 3 बड़े ब्रांड के घी के सैंपल को जांच के लिए लैब भेजा था। जांच में तीनों ही सैंपल फेल हो गए। लैब रिपोर्ट से खुलासा हुआ कि इन सैंपल्स में वनस्पति तेल के साथ साथ तय सीमा से 12 से 15 गुना ज्यादा सीसा यानी कि लेड मिला है, जो इंसान के शरीर को अंदर से खोखला कर रहा है। रिपोर्ट आने के बाद विभाग एक्शन में है। शहर शहर मिलावटखोरों के खिलाफ कार्रवाई भी जारी है। ये धीमा जहर किडनी, लिवर डैमेज करता है, बच्चों में ब्रेन ग्रोथ रोकने का बड़ा कारण बन सकता है। लैब से आई रिपोर्ट में ये तीनों ही सैंपल FSSAI के तय मानकों पर पूरी तरह फेल साबित हुए हैं। कर्नाटक, मध्य प्रदेश के साथ ही महाराष्ट्र में भी मिलावटखोरों के खिलाफ एक्शन जारी है। छत्रपति संभाजीनगर में FDA ने बड़ी कार्रवाई की है। FDA ने अमूल डेयरी पर छापा मारकर करीब 950 किलोग्राम मिलावटी पनीर और नकली गाय का घी बरामद किया है, जिसकी कीमत करीब 3 लाख रुपए से ज्यादा बताई जा रही है। मामले की गंभीरता को देखते हुए FDA ने अमूल दूध डेयरी के उत्पादन यूनिट और लाइसेंस को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। और अब खबर मुंबई के विलेपार्ले इलाके से आ रही है, जहां दर्दनाक हादसा हुआ है। बहुमंजिला इमारत की 11वीं मंजिल पर अचानक से आग लग गई। आग की लपटों और धुएं के कारण अफरा तफरी हो गई। आग इतनी भयानक थी कि 2.5 साल के बच्चे और एक मेड की जलकर इसमें जान चली गई। 2 लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है कि जिस फ्लैट में यह आग लगी वहां से 4 लोगों को निकालकर अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टर्स ने 2.5 साल के मासूम अबीर और 23 वर्षीय मेड अंकिता की जान जाने की पुष्टि कर दी। दमकल की टीम ने करीब 3 घंटे की बड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। इमारत की छत पर फंसे हुए 15 लोगों को भी सुरक्षित बाहर निकाला गया। आग लगने के सटीक कारण तो अभी सामने नहीं आ पाए हैं। शुरुआती तौर पर शॉर्ट सर्किट की आशंका जताई जा रही है। आग में दमकल की 20 गाड़ियां भी पहुंची और 3 घंटे के बाद आग पर काबू पाया गया। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आग कितनी भयानक रही होगी। इस पूरी घटना पर फायर ऑफिसर ने क्या कहा, वो भी आप सुने। यहीं सामने की जहां आग लगी है उसके बिल्कुल सामने वाला घर मेरा है, मेरा टेरेस फ्लैट है। तो मैं अपने बेटे के साथ डिनर के लिए हम लोग जस्ट देख रहे थे और स्मोक आना शुरू हो गया था और हम आइडेंटिफाई कर रहे थे कि भाई एग्जैक्टली है क्या। माय सन सेड इमीडिएटली मम्मा दैट इज़ फायर, एंड बाय द टाइम ही सेड धुप करके फ्लेम्स बाहर आए एंड इट वाज अ फुल फ्लेज फायर। सो विद इन फ्यू मिनट्स तो सब पकड़ लिया था, धपाधप बाहर आ गया था एंड इट वाज कंप्लीट कियोस। द फर्स्ट थिंग वी डिड वाज बिकॉज वहाँ के खुद के बिल्डिंग के लोगों को पता नहीं था कि आग लगी हुई है। कितने लोग नीचे से आके झुक के ऐसे देख रहे थे कि क्या हो रहा है, बिकॉज चीखना चिल्लाना शुरू हो गया। हम लोग सामने की बिल्डिंग से चिल्ला रहे थे कि भाई तुम्हारे उसमें आग लगी हुई है, निकलो यहाँ से निकलो। वी वर लिटरली शाउटिंग, पर उन लोग को वो आवाज़ कियोस्क में आवाज़ नहीं आ रही थी। सो उनको आई थिंक उतरते उतरते ही काफ़ी टाइम लग गया था।